तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट ने सुप्रसिद्ध पिट्स इंडिया बिल प्रस्तुत किया था, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पिट प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। पहला प्रावधान था, गवर्नर जनरल की समिति में 4 सदस्यों के स्थान पर 3 सदस्य बनाए गए। पहले 4 थे, अब उसकी जगह कितने कर दिए गए? 3, जिनमें से एक को भारत का प्रधान सेनापति होना था। दूसरा है, अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली मध्यस्थता की नीति को अमान्य घोषित किया गया। पहले क्या था, जो कंपनी के कर्मचारी थे वही भारत और ब्रिटेन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे, और उसी मध्यस्थता को यानी कि मीडिएटरी को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि उनके द्वारा कोई भी कार्य जो किया जाएगा उसको नहीं माना जाएगा जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे। तीसरा प्रावधान था, गवर्नर जनरल की नियुक्ति ताज के अनुमोदन सहित डायरेक्टरों द्वारा की जानी थी। चौथा, कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पांचवा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के व्ययों का वहन कंपनी के द्वारा किया जाने लगा। छठा प्रावधान था, कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण यानी कि जो सुपरविजन था, निर्देश देने का और नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। सातवां प्रावधान था, 3 डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति बनाने का प्रावधान किया गया, जो राजनीति तथा सैन्य मामलों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान ग्रहण करेगी। यह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान। अब इसका महत्व क्या था? इस एक्ट ने इंग्लैंड से दोहरे नियंत्रण की जो व्यवस्था थी उसको लागू किया। एक्ट ने प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों के ऊपर गवर्नर जनरल की जो सर्वोच्चता स्थापित करके भारत के एकीकरण में सहायता की। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी की संपत्तियों पर अपनी सर्वोच्चता का दावा किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी तक लागू रहा। इसके बाद भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट 1830 ईस्वी। इंग्लैंड का प्रभावशाली धनाढ्य व्यापारी वर्ग कंपनी के वाणिज्य एकाधिकार के विरुद्ध था। इन लोगों ने व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने की मांग की, यानी कि एकाधिकार से क्या था, जो भी निर्णय लिए जाते थे वो कंपनी के द्वारा ही लिए जाते थे, और एकाधिकार होने के कारण व्यापार करने का जो अधिकार था वो केवल एक कंपनी के पास ही होता था। यद्यपि वॉरेन हस्टिंग्स, मैल्कम और मुंडो जैसे निष्ठावान लोगों ने कंपनी के एकाधिकार की वकालत की, तथापि 1813 ईस्वी के एक्ट में अनेक परिवर्तन किए गए, जिसमें से पहला प्रावधान था, कंपनी को भारतीय सेनाओं के लिए कानून बनाने, नियमन करने और युद्ध की सामग्री बनाने के लिए अधिकृत किया गया। दूसरा था, भारत में यूरोपीय लोगों के धार्मिक कल्याण के लिए बिशप की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। कंपनी को भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया, जबकि चीन के साथ उसके व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारतीय व्यापार को इंग्लैंड के सभी व्यक्तियों के लिए मुक्त कर दिया गया। यह कंपनी को भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित रखा गया, जबकि चीन के साथ उसका व्यापार एज इट इज़ बना हुआ था, एकाधिकार था उस पर, और भारतीय व्यापार को इंग्लैंड के सभी व्यक्तियों के लिए मुक्त कर दिया गया, यानी कि इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति आकर के भारत में व्यापार कर सकता था। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय सरकारों को कर लगाने और दोषियों को दंडित करने का अधिकार दे दिया गया। भारतीयों को धार्मिक शिक्षा के लिए एक्ट में प्रावधान किए गए। जिन मामलों में ब्रिटिश तथा भारतीय दोनों सम्मिलित थे, उनके न्यायिक प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। कंपनी को अपने वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय हिसाब किताब को पृथक पृथक रखने के लिए कहा गया, यानी कि व्यापार से रिलेटेड और जो क्षेत्रीय हिसाब किताब था उन दोनों को अलग अलग रखने के लिए कहा गया, क्योंकि वरना वो लोग क्या करते थे, दोनों मिक्स कर देते थे और उससे काफ़ी नुकसान होता था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।